हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं और ये एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो आप सभी को जैसे पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को, उसकी लास्ट डेट कल तक है और जो उसकी डेडलाइन है कल शाम को 5 बजे तक है। तो अगर अभी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने नहीं करा तो प्लीज अपलोड कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी नून के टाइम पे, तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाके जब चैनल पर देखोगे तो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पता लग जाएगा सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करना है। तो वो काम जरूर कर लेना। बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अभी कुछ भी नहीं करना। तो अभी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो प्रीवियस ईयर के जो काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट राउंड की उसके बारे में करने वाला हूं। लाइक पिछले साल जो है कितनी रैंक तक एम्स अलॉट हुआ था और मैंने जो मतलब एनालिसिस करा था लास्ट ईयर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि मतलब मैंने जो कट ऑफ रैंक्स निकाली थी लाइक तो वो क्या थी और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का उसमें किस रैंक तक जो है एम्स कॉलेज अलॉट हुआ था। तो अभी हम लोग ये वाला डिस्कशन नहीं करने वाले कि एम्स दिल्ली कितनी रैंक तक मिला था, भोपाल कितनी रैंक तक मिला था, जोधपुर कितनी रैंक तक मिला था, क्योंकि वो चीज से मतलब कुछ हमको मैटर नहीं है। क्योंकि मतलब ये है अगर हम वो डिस्कस करते हैं तो वो हर साल चीजें चेंज होती हैं। क्योंकि भोपाल मान लो कि पिछले साल किस कैंडिडेट ने चूज करा था अपने फर्स्ट नंबर पे, किसने सेकंड नंबर पे चूज करा था, इस साल कौन फर्स्ट नंबर पे उसे चूज करेगा, तो बहुत सारे ओपिनियंस में वेरिएशन रहता है। तो उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे कि एम्स कॉलेज जो है लास्ट ईयर कितनी रैंक तक मिला था, कितने मार्क्स तक मिला था। और इस साल मैं आपको बता दूं जो अभी मैंने एनालिसिस करा है, जो कि मैं कल उसके बारे में वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स तक कट ऑफ जाने वाली है इस बार। तो आप खुद हैरान हो जाओगे क्योंकि कट ऑफ काफी हाई हो गई है पिछले साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा वो भी। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें लिखा है अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड 13 न्यू एम्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज 2022 सेशन, ठीक है। तो टोटल पिछले साल 14 एम्स थे जिसके लिए जो है काउंसलिंग करवाई गई थी। और इस साल जो है एम्स बीबी नगर में जो है 30 सीट्स और ऐड हुई है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। बाकी कुछ भी और चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। बाकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पिछले साल की तरह ही है। 966 पिछले साल थी, इस बार 966 प्लस 30 सीट्स और ऐड हो गई हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं इस बार वो 996 हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी की काउंसलिंग होने वाली है, क्लियर है। तो यहां लिखा है द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज एट एम्स न्यू दिल्ली भुवनेश्वर, जितने भी बाकी के एम्स हैं वो सारे लिखे हैं। एंड हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस मेड बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम जो भी डेट वगैरह थी वो सब, ठीक है। और उसके बाद लिखा है द जनरल रूल्स फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन आर एट द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसमें लास्ट में लिखा है कि किस कैटेगरी में किस रैंक तक जो है कॉलेज अलॉट हुआ था पिछले साल फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट राउंड होता है जो कि आपका एक्चुअल राउंड होता है काउंसलिंग का, इससे पहले एक और राउंड भी होता है जिसे हम लोग मॉक राउंड बोलते हैं, ठीक है। वो बीएससी नर्सिंग के लिए होता है, बीएससी पैरामेडिकल में वो नहीं करवाया जाता, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए होता है। वो मॉक राउंड इसलिए करवाया जाता है सो दैट जब आप एक्चुअल में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होगे तो मॉक राउंड में जब आप सारी चीजें करोगे तो काउंसलिंग के बारे में आपको सारी चीजें पता लग जाए। लाइक किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो मॉक राउंड का मतलब है यू आर जस्ट मिमिक, मतलब आप सिर्फ उसको जो है उसकी नकल कर रहे हो कि ये वाला राउंड ऐसा होगा फर्स्ट राउंड जो है। तो मॉक राउंड अभी कुछ दिन बाद होगा, पहले मॉक राउंड ही होगा उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा। तो ये जो पीडीएफ है आपके स्क्रीन के सामने ये फर्स्ट राउंड वाली, ये मॉक राउंड की पीडीएफ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड यानी कि जो एक्चुअल फर्स्ट राउंड हुआ था उसकी काउंसलिंग का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले मैं दिखाता हूं आपको वो एनालिसिस जो मैंने लास्ट ईयर किया था कि किस रैंक तक जो है एम्स कॉलेज मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को उसकी कैटेगरी में, ठीक है। तो यहां पर पहले मैंने उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताई थी और ये जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने 2022 की कट ऑफ के बारे में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, चाहो तो जाकर देख लेना। और ये जो रिजल्ट वाली पीडीएफ है ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पिछले साल जो है टोटल 14 एम्स थे। अनरिजर्व कैटेगरी की 366 सीट्स थी, ईडब्ल्यूएस की 85 थी, ओबीसी की 242 थी, एससी की 135 थी और एसटी की 70 सीट्स थी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कुछ और भी कोटा होता है, लाइक जो आपका पीडब्ल्यूबीडी कोटा होता है तो वो आपकी सब कैटेगरी होती है तो उसकी सीट्स अलग हैं, ठीक है।
ठीक है। तो ये टोटल सीट्स के अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी के सब कैटेगरी होती है, हर कैटेगरी के अंदर, लाइक जनरल का पीडब्ल्यूबीडी अलग होता है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी अलग होता है, एससी का अलग होगा, एसटी का अलग होगा, तो उनकी सीट्स अलग होती हैं। और देखो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स है जो पीडब्ल्यूबीडी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें 100% कोई ना कोई एम्स अलॉट हो ही जाएगा, क्योंकि जितनी सीट्स उनके लिए दी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं, उससे कम ही कैंडिडेट्स हैं जो रिजल्ट की पीडीएफ में आते हैं, ठीक है। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी पिछले साल की सीट्स थी। अब पिछले साल जो मैंने कट ऑफ रैंक्स निकाली थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बेसिकली क्या था, देखो ये जो कट ऑफ रैंक्स थी, ये कट ऑफ रैंक्स जो मैंने कैलकुलेट की थी, ये इस बेसिस के ऊपर की थी कि अगर मान लो सभी के सभी कैंडिडेट्स जिसने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया है, वो सभी के सभी कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो कट ऑफ रैंक थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, वो ये वाली होनी थी। लेकिन एक्चुअल सिनारियो जो है वो काफी अलग होता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन रियलिटी जो है वो थोड़ी अलग होती है, मतलब काफी अलग बोल सकते हो। तो कुछ कहा नहीं जा सकता रियलिटी के बारे में। ये मतलब क्या है कि ये जो रैंक थी, मैंने बताया था कि इस रैंक में अगर आप हो तो आप सेफ जोन के अंदर हो, कि इतनी रैंक में अगर आपकी रैंक आ रही है कैटेगरी में, तो आपको 100% कोई ना कोई एम्स कॉलेज मिलेगा। कोई ना कोई एम्स कॉलेज का मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चॉइसेस फिल कर रहा है, तो वो कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, उस पे हमारा जो है कोई भी क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट होगा, तो अगर उसकी ऑल इंडिया रैंक 366 तक होगी तो उसे कॉलेज अलॉट होगा। ईडब्ल्यूएस से अगर उसकी ओवरऑल रैंक 1205 होगी तो उस केस में उसको कॉलेज अलॉट होगा, एम्स कॉलेज। ओबीसी के केस में 878 था, एससी की कैटेगरी में 1761 था, और एसटी कैटेगरी में ऑल सेलेक्टेड, यानी कि एसटी कैटेगरी के जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो कम थे, और जितनी सीट्स थी उनके लिए रिजर्व वो ज्यादा थी। तो सभी को सीट मिल जानी थी जिसने मिनिमम कट ऑफ स्कोर जो है वो क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। मतलब एसटी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ स्कोर था वो 40 मार्क्स था, एससी के लिए भी 40 मार्क्स था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 45 और जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब जिसका रिजल्ट की पीडीएफ में रोल नंबर था। तो ये जो था ये मैंने कैलकुलेशन किया था। अब मैं बताता हूं कि एक्चुअल रिजल्ट में क्या हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट था। अब इस रिजल्ट के लास्ट में अगर हम जाएंगे, लास्ट पेज के ऊपर, तो यहां पर मेंशन किया है, देखो अभी दिखाता हूं मैं, ये लिखा है, ठीक है। तो ये लिखा है, ऑनलाइन सीट एलोकेशन कंप्लीटेड फर्स्ट राउंड, द सीट एलोकेशन कंप्लीटेड फर्स्ट राउंड फॉर द कैटेगरी एट अ रैंक हायर देन दैट ऑफ अ कैंडिडेट, द लास्ट रैंक एट विच द एम्स which the seat aims has been allocated in the respective category is given below, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और ये आपकी कट ऑफ रैंक्स दी हैं कि जिस कैटेगरी के अंदर इतनी रैंक के अंदर तक जो है कैंडिडेट को एम्स की सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से था पिछले साल, तो उसको फर्स्ट राउंड में जो है 912 रैंक तक जो है, ऑल इंडिया रैंक की बात हो रही है, कैटेगरी रैंक की बात नहीं हो रही, ये अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो मैं बात कैटेगरी की कर रहा हूं, लेकिन ये जो रैंक के नंबर्स लिखे हुए हैं ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, जो आपको अभी पीडीएफ में मिली थी रिजल्ट में। तो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि जनरल कैटेगरी में 912 रैंक तक मिली थी सीट, और ओबीसी में 1298 तक मिली थी, एससी कैटेगरी में 2761 तक मिली थी, एसटी कैटेगरी में 2684 तक मिली थी, ईडब्ल्यूएस में 1359। और ये जो नीचे लिखा है पीडब्ल्यूबीडी, ये मतलब जो 543 लिखा है, ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अगर कोई है तो उसको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं सिर्फ जो ओपन कोटा है उसकी बात कर रहा हूं, मतलब हर कैटेगरी का ओपन कोटा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है। तो अब देखो, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे रियलिटी कितनी डिफर कर रही थी यहां पर कुछ केसेस में, और वो क्यों कर रही थी वो भी अभी मैं आपको रीजन आगे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, मैंने ये बोला था कि जनरल कैटेगरी में जो है पिछले साल मैंने ये सबको बताया था कि 366 रैंक तक आपको कंफर्म सीट मिलेगी, और ये ओवरऑल जो था कैलकुलेशन के बेसिस पे है, ठीक है। तो इससे रियलिटी का मतलब तो है, मतलब रियलिटी का मतलब ये है कि आपको ये पता लग जाता है कि सेफ जोन में आप हो या नहीं हो। उसके ऊपर तो ये कट ऑफ रैंक कितनी भी जा सकती है, लेकिन ये मिनिमम है कि 366 कैंडिडेट्स तो जनरल कैटेगरी के आएंगे ही आएंगे जिनको एम्स में सीट मिलेगी, या ईडब्ल्यूएस के 1205
रैंक तक के जो कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया रैंक तक के, उनको कंफर्म सीट मिलेगी। ऊपर वो कितनी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये मिनिमम कट ऑफ रैंक थी। तो अब देखो जनरल कैटेगरी में मैंने जैसे 366 बताया था, और यहां पर जो एक्चुअल में कट ऑफ गई जनरल कैटेगरी से वो 912 गई। मतलब काफी ज्यादा जो है यहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ। वो क्यों हुआ वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। उसी तरीके से ओबीसी में जो है मैंने बताया था 878, और यहां पर जो है ओबीसी में एक्चुअली में जो सीट अलॉट हुई वो 1298 रैंक तक मिली थी। तो ये आप मान सकते हो कि लगभग क्लोज था, ठीक है। और उसके बाद यहां पर देखो ईडब्ल्यूएस में 1359 तक सीट अलॉट हुई थी, और मैंने जो बोला था वो ये बोला था कि ईडब्ल्यूएस में 1205 ऑल इंडिया रैंक तक जो सीट अलॉट होगी, तो वो भी अप्रोक्सीमेट इतना ही गया, ठीक है। और एससी कैटेगरी में यहां मैंने बताया था कि 1761 रैंक तक जो ऑल इंडिया रैंक तक जो सीट मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि एससी कैटेगरी में 2761 रैंक तक जो है यहां पर सीट अलॉट हुई थी, ठीक है। तो मैंने जो रैंक बताई थी, ऑल इंडिया रैंक जो बताई थी वो कंफर्म्ड थी, यानी कि उतनी रैंक तक तो आपको सीट अलॉट होनी है, उसके ऊपर इतना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अब जैसे देखो 366 तक बताया था मैंने जनरल कैटेगरी में हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में 912 तक हुई। तो ये जो है ईयर टू ईयर वेरी कर सकता है, क्योंकि क्या है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि उन्होंने सभी के सभी एम्स कॉलेज को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया होता। लाइक इस बार जैसे 14 एम्स है इस बार भी, तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट 4-5 जो है एम्स के कॉलेज सिलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस फिलिंग में, और बाकी के छोड़ देंगे, तो उनको भी अलॉट नहीं होगा। तो फिर क्या होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, वो काउंसलिंग से बाहर होते जाते हैं, और आगे वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने सभी कॉलेजेस को सिलेक्ट किया होता है, उनको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर ऊपर जब हम जाएंगे तो ये देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक या ओवरऑल रैंक जिसकी फर्स्ट थी जिसकी सेकंड थी, उन दोनों को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ। अब यहां पर देख सकते हो थर्ड नंबर पे जो लिखा है, जो कि जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट था, इसके आगे लिखा हुआ है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में एनआर और एनपी। एनआर और एनपी का मतलब होता है नॉट रजिस्टर्ड और नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। मतलब इस कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, देखो पहला रीजन ये कि आपने काउंसलिंग का नोटिफिकेशन ही नहीं देखा, ठीक है, आप सीरियस ही नहीं थे इस चीज के लिए, तो पहला रीजन में भी ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि इस कैंडिडेट का नीट का एग्जाम क्लियर हो गया एंड इसको जो है इसका काफी अच्छा स्कोर रहा, उसको एमबीबीएस मिल रहा होगा, तो इसलिए इसने काउंसलिंग फिल ही नहीं की। उसे पता था कि भाई मेरा एमबीबीएस में हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर उसके कुछ भी अदर प्लान्स हो सकते हैं, या फिर उसका मन हो सकता है कि मेरा इस बार नीट में स्कोर कम रहा है लेकिन मुझे बीएससी नर्सिंग नहीं करना, मुझे ड्रॉप लेना है। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कैंडिडेट्स के साथ, जिस वजह से वो काउंसलिंग को छोड़ देते हैं, और जो बाकी लकी कैंडिडेट्स होते हैं नीचे जिनकी रैंक होती है उनको सीट अलॉट हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे 8th नंबर पे, 9th नंबर पे, 10th नंबर पे, 11th नंबर पे, ये जितनी रैंक थी 8, 9, 10, 11 ऑल इंडिया रैंक, इन सभी ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जब ऊपर के कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो जब नीचे के पार्टिसिपेट करेंगे कैंडिडेट्स, तो उनको सीट अलॉट होती जाएगी। और इसीलिए क्या है कि जो मैंने कंफर्म कट ऑफ रैंक मिनिमम बताई थी, इसलिए उससे ऊपर जो है हमारी कट ऑफ रैंक चली जाती है, ठीक है। तो इस बार की भी जो है मैं मिनिमम कट ऑफ रैंक बताऊंगा, जो कि आपका सेफ जोन होगा कि इतनी रैंक के अंदर अगर आपका रैंक आ रहा है ऑल इंडिया रैंक, तो आपको कंफर्म सीट मिलेगी। उसके ऊपर वो कितना भी जा सकती है, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो 14, 15 एनआरएनपी लिखा है यहां पर भी, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखते जाओगे कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जिसके आगे एनआरएनपी लिखा है, इसका मतलब है कि इन कैंडिडेट्स ने जो है अपना क्या बोलते हैं, मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, जैसे आप यहां पर इस पेज पे देखोगे ऊपर सेकंड नंबर पे जहां पर लिखा है ओवरऑल रैंक 37, इस कैंडिडेट की जो कैटेगरी है वो ओबीसी एनसीएल थी, और इसको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था वो एम्स जोधपुर हुआ था, ठीक है। अब इसके आगे जब आप देखोगे लिखा हुआ है अलॉटेड सीट कैटेगरी में लिखा है यूआरएमआरसी। यूआरएमआरसी का मतलब ये होता है अनरिजर्व्ड मेरिटोरियस कैंडिडेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडिडेट था इसकी रैंक इतनी अच्छी थी कि इसको अपने ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसको जो सीट अलॉट हुई वो जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट हो गई, ठीक है। और एक चीज आप हमेशा समझ लो कि जब यहां पर सीट एलोकेशन होता है तो बेसिकली प्रोसेस होता क्या है,
जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको उनकी कैटेगरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एलिजिबल हैं जनरल कैटेगरी की सीट के लिए, अगर उनके मार्क्स, अगर उनकी मेरिट जनरल कैटेगरी के सीट के अकॉर्डिंग मैच हो रही है, तो उनको जो सीट अलॉट की जाती है वो जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट होती है, वो उनको खुद की कैटेगरी से नहीं होती है। तो यहां पर बेनिफिट किसको होता है और लॉस किसको होता है? तो बेनिफिट होता है उन कैंडिडेट्स को। मान लो अगर जैसे ये ओबीसी का कैंडिडेट है, तो इसने जो सीट ली है वो जनरल कैटेगरी से ली है, तो इसका मतलब है कि ओबीसी की जो एक सीट थी वो इसने नहीं ली, वो छोड़ दी किसी दूसरे के लिए। तो क्या होगा कि ओबीसी कैटेगरी में जो अदर कैंडिडेट्स होंगे उनको इस चीज का बेनिफिट मिल जाता है, जब टॉप रैंकर्स जो होते हैं उनको सीट जनरल कैटेगरी से अलॉट हो जाती है। ठीक है, लेकिन लॉस यहां पर किस कैटेगरी को हो रहा है? जनरल कैटेगरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सीट है वो कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट ले चुका है। ठीक है, तो यहां पर उनकी सीट्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा कम यहां पर हो जाता है, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट है या फिर मान लो और कोई अदर कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको इस चीज का बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है सीट एलोकेशन का प्रोसेस होता है। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको जनरल कोटा से ही सीट मिलती है। अगर किसी के आगे यूआरएमआरसी लिखा हुआ, इसका मतलब यही है कि उसको जो सीट मिली है वो अनरिजर्व कोटा से मिली है या अनरिजर्व कैटेगरी से मिली है, और उसको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कैंडिडेट मैरिटोरियस था, यानी कि पढ़ाई में काफी अच्छा था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और अब देखो कुछ और चीजें मैं दिखा देता हूं। तो ये एनआरएनपी आपको कई जगह पर दिखेगा। ठीक है, और एक और यहां पर टर्म होता है, उसका मतलब भी समझा देता हूं। ठीक है, जैसे यहां पर आप बीच में देखोगे, नीचे देख लेते हैं कहीं पर वो लिखा है तो। ठीक है, हाँ यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये चीज आप देख सकते हो, ये जिस कैंडिडेट की रैंक है यहां पर 274। ठीक है, 274 रैंक के आप आगे देखोगे तो कैटेगरी इस कैंडिडेट की जो है वो है ओबीसी एनसीएल, और इसके आगे लिखा है एफसीएनए। एफसीएनए का मतलब होता है फील्ड चॉइस नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और यहीं पर मैं जो आपको बोल रहा था कि ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो सिर्फ अपनी काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग में 4 या 5 कॉलेजेस फिल कर देंगे, बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो 274 में इसको आराम से कॉलेज मिल जाना था, लेकिन इस कैंडिडेट ने क्या किया होगा, इसने कुछ गिने चुने 3, 4 या 5 कॉलेजेस सेलेक्ट करे होंगे, लाइक एम्स दिल्ली कर दिया, भोपाल कर दिया, जोधपुर कर दिया, या जो भी उसकी विश रही होगी। तो उसको क्या है, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया होगा। जो टॉप कॉलेजेस होंगे उसने सोचा होगा कि मैं खाली एम्स दिल्ली सेलेक्ट कर दूं, लेकिन एम्स दिल्ली की कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई गई, इस वजह से उसको वो अलॉट नहीं हो पाया। तो उस कैटेगरी को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो इसलिए उसके आगे क्या लिखा है, एफसीएनए, यानी कि फील्ड चॉइस नॉट एप्लीकेबल, मतलब जो उसने चॉइस फिल करी थी उसको वो वाली चॉइस नहीं मिली है। ठीक है, तो वो नहीं मिली, तो इस केस में भी क्या होता है कि बाकी जो नीचे के मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर कम है, उनको वो दूसरे कॉलेजेस की सीट अलॉट हो जाती है। अगर ये कैंडिडेट ने सारे के सारे कॉलेजेस फिल किए होते तो इसको भी कोई ना कोई कॉलेज में सीट मिल जाती, और वो ये सीट कैंडिडेट जो है बुक कर लेता अपने लिए। लेकिन इसने क्या करा, 3-4 कॉलेजेस सेलेक्ट करे, जिस वजह से क्या हुआ, वो जो है उसको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला, तो जो उसको अलॉटमेंट मिलना था वो किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगा, एंड अगर उसका लक कुछ अच्छा हुआ तो मतलब उसको मिल जाएगा, और फिर वो बाद में एडमिशन ले लेगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं रिजल्ट में, और ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से जो है कट ऑफ रैंक कितनी भी ऊपर जा सकती है, मतलब वही है कि बीच में देखो बहुत सारे आपको यहां पर एनआरएनपी ये सारे कैंडिडेट्स दिख जाएंगे। मतलब देखो ऐसा है कि जो बीएससी नर्सिंग है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा बैकअप ऑप्शन रखते हैं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बैकअप ऑप्शन रखा है, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ है। क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से पार्टिसिपेट करने वाले, चाहे वो बीएससी नर्सिंग में हो या बीएससी पैरामेडिकल हो, एम्स का, बहुत ज्यादा थे। तभी जो आपके एग्जाम सेंटर्स हैं उनको भी इंक्रीज करना पड़ा था। अगर प्रीवियस ईयर के नंबर के आसपास ही कहीं ना कहीं रहते तो आपके एग्जाम सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं बढ़ाए जाते। वो इसी वजह से बढ़ाए गए हैं क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस बार उनके पास काफी ज्यादा है, और इसी वजह से जो मैंने एनालिसिस करा उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार कट ऑफ में जो है लगभग आप मान सकते हो कि 8 to 10 मार्क्स का जो है यहां पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं आपको बताऊं, जो 912 रैंक जो है, जिसमें मैं बता रहा था कि जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है, तो 912 रैंक पर जो है आप एक बार मार्क्स देख लो कि कितने मार्क्स है पिछली बार। ये है 900 वाली सीरीज, और ये रही 912 रैंक जिसको एम्स मंगलागिरी मिला था। ठीक है, और 912, ठीक है, तो इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है,
ठीक है। तो परसेंटेज वाली लिस्ट जो है वो अलग है, वो मैं कभी बाद में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब यही है कि इस बार जो है काफी ज्यादा डिफरेंस आया है पिछले साल के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कितना डिफरेंस आया है, और इस बार जो है सेफ जोन में कौन से कैंडिडेट्स हैं, जो मतलब कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी रैंक है जहां तक आप सेफली सीट ले सकते हो किसी भी एम्स कॉलेज में। तो वो मैंने एक्चुअली एनालिसिस प्रिपेयर कर लिया है, मैंने रैंक सबकी कैलकुलेट कर ली है कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रैंक जाएगी, कंफर्म सीट जहां तक मिलेगी वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। कल मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो अभी आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, लाइक काउंसलिंग में आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं और किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं, और यहां पर जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं वो क्या है। एंड यहां से एक चीज और समझ लो कि देखो भाई, अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है कोई भी, एंड आपको लगता है कि मेरा इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं था, या अगर मेरे को यहाँ कॉलेज नहीं मिलता, मेरा साल खराब हो सकता है, तो प्लीज, जैसे यहां पर कुछ कैंडिडेट्स ने किया है, FCA ने जिसके आगे लिखा है, मतलब उन्होंने 3-4 कॉलेजेस या लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेज सेलेक्ट कर दिए, बाकी सारे नहीं करे, तो आप ऐसी गलती मत करना। और दूसरी चीज ये भी कि फालतू के कॉलेजेस सिलेक्ट मत करना, ठीक है। लाइक मान लो आपने एम्स बीबी नगर कर दिया, अब एम्स बीबी नगर है तेलंगाना में, ठीक है। यू नो तेलंगाना इज अराउंड कर्नाटका, हैदराबाद साउथ में है, तो वहां जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड मंगलागिरी आई थिंक हैदराबाद में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब ये है कि जो कॉलेज के बारे में आपको नहीं पता, या आपको लगता है कि घर वाले जो है नहीं भेजेंगे इतनी दूर, तो वो कॉलेजेस भी आपको सेलेक्ट नहीं करने चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आप सेलेक्ट करते हो, फिर अगर आप एडमिशन नहीं करवाने जाते, तो उस केस में फिर आपको जो है पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि मान लो अगर आपने फर्स्ट राउंड की सीट पर एडमिशन नहीं लिया, तो आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा पाओगे। मतलब सेकंड राउंड में आप अपनी सीट को अपग्रेड नहीं करवा सकते जब तक आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग वाली जो सीट है वो नहीं ली है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के टाइम पे याद रखने होते हैं कि मेरे घर वाले जो है मुझे कहां तक अलाउंस दे रहे हैं, परमिट कहां तक कर रहे हैं कि मैं इतना तक जा सकता हूं, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आप सभी लोग यहाँ पर जिसने भी एग्जाम दिए सब फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये इश्यूज रहते हैं, ठीक है, कि मैनेजमेंट कैसे करना है, इतना दूर ट्रैवल कैसे होगा, लाइक इतना दूर कैसे जाना है फैमिली को छोड़कर। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करती है, किसका कैसा ओपिनियन रहता है। तो ये सब चीजें पहले अच्छे से समझना, उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। तो बाकी तो मैं हूं ही आपको गाइड करने के लिए, बाकी मैं बीच बीच में और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा, क्योंकि लाइक मेरे को 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसके काउंसलिंग में, तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं सो दैट कि आपके साथ वो इश्यूज ना क्रिएट हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, बाकी कल और इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड करूंगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसमें से थोड़ी सी भी हेल्प लगी होगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।